हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दूर किसी शहर में जानकी अपने बेटे नितिन और अपने बहू सुमन के साथ रहा करती थी। सुमन एक पढ़ी लिखी लड़की थी, तो वही उसकी सास कम पढ़ी लिखी औरत थी। ऐसे ही दोनों सास बहू में हर दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़े होते रहते। उनके इन झगड़ों में बेचारा नितिन हर बार फंस जाता था। यूं ही एक सुबह जानकी अपनी बहू को आवाज देकर बुलाती है और उसे गुस्से में कहती है, बहू, ओ बहू, जरा यहाँ, बहुत काम चोर हो गई है तू आजकल, कोई काम ठीक से नहीं करती है। क्या हुआ मम्मी जी, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? और आपको क्या काम नहीं है क्या कोई और चिल्लाने के अलावा? तू पहले मुझे ये बता कि कल जो मैंने तुझे अपने कपड़े धोने के लिए दिए थे उसका तूने क्या किया? क्या मतलब है क्या किया? धोकर आपके कमरे में तो रख दिए थे। पूरी बात क्यों नहीं बता रही है कि तूने धोते समय मेरे कपड़े फाड़ दिए? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। किसने कहा कि मैंने कपड़े फाड़ दिए आपके? मुझे पागल समझती है क्या तू? अब जो सच है उसे बदला थोड़ी जाता है। दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे। तभी वहाँ पर नितिन आ जाता है और दोनों सास बहू को झगड़े करते देखकर नितिन उन दोनों से कहता है, अरे क्या हो गया? सुबह सुबह आप दोनों क्यों झगड़ा कर रही हो? अरे ये देखो, तुम्हारी माँ सुबह सुबह मुझसे लड़ रही है। इन्हें और कोई काम नहीं है ना मुझसे लड़ाई करने के अलावा? अरे माँ, क्या है ये सब? किस बात पर अब आप दोनों झगड़ रहे हो? बेटा मुझे क्या कह रहा है? कहना है तो अपनी इस नासमझ बीवी को बोल। इसे मैंने कल अपने कुछ कपड़े धोने के लिए दिए थे और इसने क्या किया? मेरे कपड़े फाड़ दिए। पूछ इससे, क्या इसके बाप ने दिए थे ये कपड़े? क्या कहा? कपड़े फाड़ दिए? बताओ सुमन, क्या माँ सच कह रही है? मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने तो धोकर सही से छत की रस्सी पर सुखा दिए थे और शाम को लाकर माँ जी के कमरे में भी रख दिए। अब मुझे क्या पता कि वो कपड़े कैसे फटे। ये सब झूठ कह रही है। इसने जानबूझकर मेरे कपड़े फाड़े हैं। अरे माँ, अब आप भी बस करो। मैं आपको पैसे दे दूंगा, नए ले आना आप। हाँ, और वैसे भी वो कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। एकदम बेकार रंग था उन कपड़ों का। इतना कहकर अब सुमन और नितिन वहाँ से चले जाते हैं और जानकी अपने मन में सोचते हुए कहती है, इसको तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। इसे नहीं पता किसने किससे पंगा लिया है। यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक शाम जानकी के घर उसकी पड़ोसन विमला आती है और जानकी से आकर कहती है, और जानकी बहन कैसी हो? क्या बात है, आजकल बाहर नजर ही नहीं आती। आना जाना बंद है क्या तुम्हारा घर से बाहर? अरे नहीं विमला बहन, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बस घर के कामों में लगी रहती हूँ, तो बाहर जाने का टाइम ही नहीं मिलता। क्या कहा? घर के कामों से टाइम नहीं मिलता? भला बहू के होते हुए भी क्या जरूरत पड़ गई काम करने की? काहे की बहू पूरा दिन महारानी की तरह अपने कमरे में पड़ी रहती है, तो काम तो मुझे ही करना होगा ना। जानकी इतना कह ही रही थी कि तभी सुमन किचन से बाहर हाथ में चमचा लिए आती है और कहती है, क्या बातें हो रही हैं यहाँ आप दोनों में? मैंने सुना कि मेरा नाम लेकर मेरी बुराई की जा रही है। अरे जानकी बहन, आप तो कह रही थी कि आपकी बहू कुछ काम नहीं करती, तो ये तो किचन में खाना बना रही थी। देखो, हाथ में चमचा ले रखा है इसने। क्या कहा? मैं कोई काम नहीं करती? तो बर्तन झाड़ू खाना क्या इनके फूफा जी करते हैं घर में आकर? देख बहू, मेरा पहले से ही दिमाग खराब है। तू और मेरे दिमाग की बत्ती मत जला। जा यहाँ से अपना काम कर। तो क्या कर लेंगी आप? आपकी दिमाग की बत्ती तो तब से ही चालू है जब से इस घर में मैं आई हूँ। किसी न किसी बात को लेकर आप मुझे सुनाती ही रहती हैं, झगड़ा ही करती रहती हैं। मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई है। हाँ, जैसे तुझ जैसी बहू पाकर तो मेरे भाग खुल गए हैं ना। पछता रही हूँ तुझसे अपने बेटे की शादी करवा कर। इससे अच्छा तो किसी गूंगी बहरी से अपने बेटे की शादी करवा देती मैं, तो आज ये सब दिन तो ना देखने को मिलता। कीड़े पड़े उस बिचौलिए के जिसने कहा था कि मेरी होने वाली सास गाय की तरह सीधी है। उसे क्या पता था ये तो सांड की तरह तेज तर्रार है, जो बिना देखे कहीं भी सिंग मारने पहुंच जाती है। अरे बाप रे, ये घर तो जंग का मैदान बन गया है। यहाँ से खिसक लेना ही बेहतर होगा। कहीं गुस्से में दोनों सास बहू एक दूसरे को मार न दे, और अगर ऐसा हुआ तो पुलिस मुझे ही धर लेगी। मैं तो निकल जाती हूँ यहाँ से। अच्छा जानकी बहन, मैं चलती हूँ, घर पर कुछ काम भी है, याद आ गया। इतना कहकर अब विमला वहाँ से चली जाती है और अब दोनों सास बहू लगातार झगड़ा कर रही थी और कुछ ही देर में बाहर से नितिन भी आ जाता है और फिर से दोनों को झगड़ा करते देखकर कहता है, माँ सुमन, ये सब क्या हो रहा है? आप दोनों तो बिल्लियों की तरह झगड़ रहे हो। आपको पता भी है आपकी आवाजें बाहर तक जा रही हैं। अरे आसपास के लोग कितना मजाक बना रहे हैं आप दोनों का।
ये सब आपकी माँ ने शुरू किया है। मैं तो आराम से अपना काम ही कर रही थी, खाना बना रही थी, लेकिन आपकी माँ वो पड़ोस की विमला के साथ बैठ कर ना मेरी बुराइयां कर रही थी। अपनी बात क्यों नहीं बता रही? तुझे पता है नितिन बेटा, तेरी बीवी ने उस विमला के सामने मेरी बहुत बेइज्जती की और वो पूरे मोहल्ले में मेरी बुराई करेगी। अब तो रुक जाओ आप दोनों, मैं भी हूँ यहाँ। और ये अजीब सी बदबू कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है कुछ जल रहा है। अरे बाप रे, इस झगड़े के चक्कर में तो मैं भूल ही गई कि मैंने किचन में सब्जी रखी है बनाने के लिए। इतना कहकर अब सुमन भागती हुई किचन में जाती है तो देखती है कि सारा खाना जल गया था। और ये देखकर जानकी उसे कहती है, बस कर दिया ना काम खराब, अब फिर से बना खाना। अब मैं नहीं बनाने वाली कोई खाना वाना, जिसको खाना है खुद बनाए। मैं जा रही हूँ बाहर। हे भगवान, अब तो इन सास बहू के रोज रोज के झगड़ों का कुछ तो समाधान निकालना ही पड़ेगा, वरना रोज ऐसे ही खाना जलेगा तो मुझे तो भूखा ही सोना होगा। यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। ऐसे ही एक शाम नितिन थका हुआ, पसीने से भीगा हुआ घर आता है और सोफे पर बैठ जाता है। तभी वहाँ जानकी आती है और नितिन से कहती है, अरे बेटा, तू बड़ी जल्दी घर आ गया, क्या बात है? और तुझे इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? नहीं माँ, आज सुबह बहुत चक्कर आ रहे हैं, मुझे कमजोरी सी लग रही है। अच्छा, ऐसा है क्या? चल मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। नितिन की आवाज सुनकर वहाँ सुमन आती है और कहती है, अरे आज तो आप बहुत जल्दी आ गए। अरे तुझे दिख नहीं रहा क्या मेरे बेटे की तबीयत कितनी खराब है, और तू है कि उससे सवाल कर रही है? माँ जी, वो बस आपका बेटा ही नहीं, मेरे पति भी हैं, समझिए आप। इतना कहकर अब दोनों फिर से झगड़ा शुरू कर देती हैं। और ये देखकर नितिन वहाँ पर बेहोश हो जाता है और दोनों सास बहू जल्दी से डॉक्टर को घर पर बुलाती है और फिर जल्दी से नितिन को कमरे में ले जाती है। जब डॉक्टर आता है तो वो नितिन के कमरे में अकेले जाता है और कुछ देर बाद बाहर आकर दोनों सास बहू से कहता है, उन्हें ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उन्हें बस किसी बात की बहुत चिंता होती है। तो आप दोनों इस बात का ध्यान रखें कि घर में उनके सामने किसी भी प्रकार का कोई भी झगड़ा ना हो। माँ जी, लगता है डॉक्टर सही कह रहे हैं, अब हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। शायद यही बात नितिन जी को परेशान कर रही है। सही कहा बहू तूने, आज से लड़ाई झगड़ा बंद। ये सारी बातें नितिन अंदर दरवाजे के पास खड़ा होकर सुन रहा था और मुस्कुरा रहा था, जिसके बाद वो खुद से कहता है, आखिर इन सास बहू के झगड़े का समाधान हो ही गया, वो भी सिर्फ मेरे एक नाटक से। शिव एक अच्छे परिवार का भोला भाला लड़का था, जिसे चमक धमक से ज्यादा सादगी आकर्षित करती थी। एक दिन उसकी बहन मनीषा उसे बोलती है, भैया, माँ केदारनाथ जाने से पहले बोल कर गई थी कि ये सारा स्टोर रूम का सामान कबाड़े वाले को बेच देना, तो क्या आप प्लीज किसी नौकर को बोलकर ये सामान बिकवा दोगे? आज तो आपका ऑफ है ना, और मुझे मेरे दोस्तों के साथ क्लब जाना है और आने में देर हो जाएगी। इतना कहकर मनीषा घर से बाहर चली जाती है और शिव अपने कामों में लग जाता है। कुछ ही देर बाद में शिव अपने घर की बालकनी में खड़ा था कि तभी उसके कानों में एक सुरीली सी आवाज आती है, कबाड़ी वाले, रद्दी प्लास्टिक पेपर टीन। शिव उसे देखता है तो उसे एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती है जो कबाड़ा खरीदने वाली होती है। उसे देखकर शिव एक पल के लिए उसमें खो जाता है, जिसके बाद खुद को संभालते हुए वो उसे पुकारता हुआ बोलता है, सुनो, तुम कबाड़ा खरीदती हो क्या? अरे नहीं साहब, मैं तो बस रेडी लेकर ऐसे ही सैर पे निकली हूँ। अरे बोनी का टाइम है, क्यों मजाक करते हो? हमारे घर कुछ कबाड़ है, लोगी क्या? अरे क्यों नहीं लूंगी साहब, लकड़ी, प्लास्टिक, पेपर, लोहा, टीन, टप्पर सब चलेगा। कोमल शिव के घर आ जाती है और जहाँ एक तरफ कोमल स्टोर रूम का कबाड़ ले रही होती है, वहीं शिव कोमल को कबाड़ के साथ साथ अपना दिल भी दे देता है। कबाड़ चुनने के बाद कोमल शिव को 500 रुपए देते हुए बोलती है, साहब इसका मैं बस 500 ही दूंगी आपको, सुबह सुबह बोनी का टाइम है, बहस मत करना। शिव 500 रुपए लेकर मुस्कुराने लगता है और कोमल कबाड़ को रेडी पर रखकर निकल जाती है। जिसके बाद उसकी बहन मनीषा घर आती है और शिव से बोलती है, अरे क्या बात है भाई, आपने तो सारा कबाड़ बेच दिया। अच्छा सुनो ना, जब तक माँ बाहर है, क्या मैं 1-2 दिन के लिए घुमाऊं प्लीज? शिव मनीषा को मंजूरी दे देता है और मनीषा दोस्तों के साथ फिर से बाहर चली जाती है। जिसके बाद अगले दिन कोमल की याद में शिव काम पर नहीं जाता और बालकनी में खड़ा होकर उसका इंतजार करता है। जिसके कुछ देर बाद में कोमल के आते ही शिव उसे फिर से अपने घर बुलाता है और इस बार तो अपने घर का कीमती सामान भी कबाड़ में बेच देता है। समय बीतता जाता है
और अब शिव और कोमल एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जिसके बाद एक दिन शिव कोमल से शादी करके उसे घर लेकर आता है, जिसे देखकर शिव की माँ सरोज बोलती है, ये कौन है? तूने मुझे बिना बताए शादी कर ली? माँ, मुझे डर था कि आप इस शादी के लिए नहीं मानोगे, तो मैंने शादी कर ली। इतने में ही मनीषा नीचे आती है और कोमल को देखकर बोलती है, ये कचरे और कबाड़ की स्मेल कहाँ से आ रही है? छी! अरे हमसे आ रही होगी, हम कबाड़े वाली फैमिली से जो बिलोंग करते हैं। तुम कबाड़ी वाली हो? अरे बस हम नहीं, हमारे दादा परदादा यही बिजनेस करते थे। कोमल का ये भोलापन जहाँ मनीषा को फूटी आँख नहीं सुहाता, वहीं सरोज को कोमल बहुत पसंद आती है। और मनीषा को जवाब देते हुए सरोज बोलती है, तो क्या हुआ बेटी, तेरा भाई भी तो किसी कच्छों की कंपनी में काम करता है ना? माँ, वो एक VIP अंडरगारमेंट ब्रांड है। और खैर छोड़ो, आपसे तो बहस ही बेकार है। इतना कहकर मनीषा अपने कमरे में चली जाती है। समय बीतता जाता है, जहाँ कोमल शिव और सरोज के दिल में अपनी जगह बना चुकी थी, वहीं मनीषा कोमल से दूर दूर रहती। एक दिन कोमल मनीषा के कमरे में जाकर बोलती है, मनीषा दीदी आ जाओ, खाना खा लो। तो अब ये दिन आ गए कि हम एक कबाड़ी वाली के साथ खाना खाएंगे? नो, नेवर। कोमल ये सुनकर उदास हो जाती है और सरोज ये सब सुनकर मनीषा से बोलती है, देखो मनीषा, अब जो भी है वो तुम्हारी भाभी है, तो उनसे तमीज से बात करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। इतना कहकर सरोज अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद मनीषा सोच लेती है कि वो कुछ तो ऐसा करके रहेगी जिससे कोमल की इमेज घर वालों की नजरों में खराब हो जाए। उसके बाद वो छुपकर सरोज के कमरे की कुछ कीमती चीजों को छुपा देती है और सुबह जैसे ही सरोज अपने कमरे के सामान को गायब देखती है, वो सबको बुलाकर बोलती है, बहू, मनीषा, शिव, कहाँ हो? इधर आओ जल्दी। जिसके बाद तीनों सरोज के पास आते हैं और कोमल पूछती है, क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ माँ, सुबह सुबह कौन सा तूफान आ गया? माँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे मेरे कमरे से बहुत सारी कीमती चीज गायब हो गई हैं। यहाँ तक कि जो एंटिक पीस लंदन से आया था वो भी नहीं है। कौन सा एंटिक पीस? अरे माँ, भाभी को क्या पता एंटिक क्या होता है? भंगार बोलो, भंगार। मुझे तो लगता है कि इन्होंने ही गायब किया है। वैसे भी इनको तो वो कबाड़ा ही लगा होगा। नहीं माँ जी, मुझे नहीं पता। आप कौन से सामान की बात कर रही हैं? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। हाँ बहू, मुझे अच्छे से पता है कि तूने कुछ नहीं किया होगा। हाँ, शायद अगर किसी ने तुझे फंसाने की कोशिश की है तो बात अलग है। ये सब सुनकर मनीषा के हाव भाव बदल जाते हैं और वो बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद में सब नॉर्मल हो जाता है और अब कोमल घर की बहुत देखरेख किया करती, साथ ही साथ पैसों की भी खूब बचत किया करती। कोमल की ये सब अच्छी आदतें देखकर मनीषा मन ही मन में बोलती है, हद है भाई की भी, किस कबाड़न को घर में उठा लाए। हमारे पास इतनी दौलत है कि दोनों हाथ से भी लुटाए तो कम पड़े, और एक ये औरत है कि एक एक पैसे के लिए चिंदीगिरी करती है। एक दिन मनीषा नशे में लेट नाइट पार्टी से आ रही थी कि तभी रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद डॉक्टर बताते हैं कि मनीषा की हालत बहुत खराब है और उसे बी पॉजिटिव ब्लड की जरूरत है, लेकिन किसी भी ब्लड बैंक में बी पॉजिटिव ब्लड नहीं था और अब मनीषा की हालत और खराब होने लगती है। ये सब देखकर कोमल डॉक्टर से बोलती है, डॉक्टर आप मेरा ब्लड टेस्ट करो ना, चाहे सारा ब्लड निकाल लो पर मेरी ननद को बचा लो। जिसके बाद कोमल का ब्लड ग्रुप टेस्ट किया जाता है और पता चलता है कि कोमल का ब्लड ग्रुप मनीषा से मैच कर रहा है। जिसके बाद डॉक्टर बिना देर किए मनीषा को खून चढ़ा देते हैं और मनीषा होश में आने के बाद सरोज से बोलती है, माँ, मुझे क्या हुआ? मैं यहाँ कैसे आई? कैसे आई? तू तो घर चल, फिर मैं तुझे बताती हूँ। बहुत पर निकल आए हैं ना तेरे, आज सारे पर काट दूंगी तेरे। सरोज मनीषा को डांट रही थी, तभी कोमल बोलती है, माँ जी आप मनीषा दीदी को मत डांटो, हम घर जाकर बात करेंगे। ओ जस्ट शट अप। तुमसे किसने बोला है बीच में गांधीगिरी करने को? बाय द वे, तुम यहाँ आए ही क्यों हो, ब्लडी कबाड़ी वाली? ये सब सुनकर सरोज के सब्र का बांध टूट जाता है और वो बोलती है, तू चुप कर, जानती भी है कि तुझे किसने बचाया है। अगर ये कबाड़ी वाली ने तुझे अपना खून न दिया होता तो तू इस दुनिया में जिंदा न होती। अब अगर तुझे इतनी ही दिक्कत है ना
तो उठा चाकू और निकाल दे इसका सारा खून जो तेरी रगों में बह रहा है। ये बात सुनकर मनीषा को बहुत बुरा लगता है कि वो उसी भाभी की निंदा कर रही थी जिसने उसकी जान बचाई है। जिसके बाद वो अपनी भाभी कोमल को बोलती है, भाभी मुझे माफ कर दो, मैं अपनी अमीरी में इतनी अंधी हो गई थी और ये भूल गई थी कि अमीर गरीब होने से पहले हम इंसान हैं। कोई बात नहीं मनीषा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम सही रास्ते पर आ गई, बस यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।